लेना। राइट, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुडंट जॉइन अस, और इसलिए भी ताकि जब आप अपनी फाइनल असाइनमेंट कर रहे हो तो यू कैन लुक बैक एट दिस लेक्चर एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। तो एक रिसोर्स हमारा बिल्ड हो जाएगा। इस वजह से आज की मैं ये इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे एवरीबडी शुड हैव बीन इन क्लास। तो खैर एनीवे, later on हम देखते हैं what decision to take in that. So अब ये आखिरी क्लास है before the midterm exam, and I'm so glad कि मैंने कवर कर ही लिया है सारा का सारा कोर्स, जितने भी पैराडाइम से सारे आपको पढ़ा दिए हैं। तो आज आखिरी वाला जो आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन वाला पैराडाइम है, उसके अंदर से ओपन इनोवेशन थ्योरी जो है उसको हम ज़रा गौर से देख रहे हैं। तो फर्स्ट लेट मी शेयर विद यू बैक टू स्क्वायर वन, यानी ये, हाँ जी, मैं यहाँ पे आपके क्लास फेलो से भी ये डिस्कस करी थी कि जो इस कोर्स का पर्पस रहा है, इट्स नॉट रियली टू मेक यू लर्न, ठीक है, बिकॉज मैंने आपको कोई एक थ्योरी नहीं पढ़ानी, नहीं। द पर्पस ऑफ दिस कोर्स हैज बीन बेसिकली टू मेक यू थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। और आपको ये नहीं कि मुझे सिर्फ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आपको वेरियस थ्योरीज हैं उसके सेलिएंट फीचर्स पता है, ठीक है ना, नहीं, बल्कि आप उसको प्लेस कर सको विद इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए देखें मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ शुरू करती हूँ, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। और आप इन एवोल्यूशनरी फोर्सेस को रिकग्नाइज करो, किस तरीके से मैनेजमेंट साइंस लिटरेचर जो है वो ग्रो किया है ओवर टाइम, और उसके अंदर कौन से ट्रेंड्स आए हैं और वो क्यों आए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कि आज जो कंडीशंस हैं उनके अंदर किस किस्म की थिंकिंग जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो ये दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी फिलोसॉफिकल, एंड मैं आपको फिलोसफी ही तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना जी। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस कॉन्स्टेंटली आप करते रहें कि देखें जो थिंकिंग है और ख़ास तौर पे जो चीज़ चेंज हो रही है ओवर टाइम, वो ये है कि जो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहे हैं, और वो नीड ऑफ द टाइम्स हैं। हमें सिर्फ एफिशिएंसी इज नॉट इनफ इन टुडेज टाइम एंड एज, नाइदर इज इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग a good environment for the people inside the organization, but more neither, you see, again suitability अब वाहिद क्राइटेरिया नहीं रहा कि जी बेस्ट फिट ऑर्गेनाइजेशंस ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि अपने जो हालात हैं उनके हिसाब से रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि यहाँ तक नहीं, ये चीज़ भी जो है यहाँ भी आप रिस्पॉन्सिव टू चेंज होते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से आपकी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो शुरू होती हैं। वंस द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स थिंकिंग इन टर्म्स, और अपना जब वो स्कोप बढ़ाती है बाय बीइंग, बाय इंक्लूडिंग द नेटवर्क, बाय इंक्लूडिंग इट्स नेटवर्किंग विद एजेंट्स इन द वैल्यू चेन, ये जो वैल्यू चेन के साथ एजेंट्स को भी इंक्लूड करते हुए ऐसा अपने आप को सिचुएशन में लेके आती है वेयर इट इज it has all the resources available so that whatever change happens it can deal with it, can deal with that kind of change. So that should make you think in terms of the RBV, ठीक है, जो कि again ये इसी collaborative network के अंदर आती है। But now I am talking about the kind of world that we are currently living in, and particularly the world which was changing, but this pandemic has now made it very clear that yes, this is the kind of world in which human beings will have to survive, and it's not going to be possible for human beings to think on an only individual level, and there are many reasons for that. क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस आपके जो भी आप कर रहे हैं अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग है, ठीक है। अगर आपने कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी हो बेटे, वैसे तो मैंने कहा था कि ओपन सिस्टम्स में पढ़ लो, तो दिस इज फॉर यू गाइस आल्सो। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी कहती है कि अगर एक जगह छोटी सी भी चीज होगी ना तो उसका रिपल इफेक्ट दूसरी जगह होगा। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी सेज एग्जैक्टली। हाँ,
तो ये टुडेज टाइम ना, आप छोटी सी भी कोई चीज करेंगी उसका रिपल इफेक्ट होगा, वापस आके आपको ही वो करेगी, हिट करेगी, ठीक है। दिस इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, राइट। और ये पेंडेमिक हैज मेड इट very clear that thinking only for one's own self and or adopting criteria of success which are which are giving you success at the cost of somebody else is not a relevant paradigm, may not be a useful paradigm in today's time and world. So we need a paradigm where we are not just the best at predicting change and being better than the others, having competitive advantage. No, this is a world where there needs to be not just competition, but co-opetition, which means collaboration and competition at the same time for the benefit of the, of the industry at large or the country at large or the whole world at large. So you need to not just be thinking of your own boundaries. यहाँ मैं चाहती हूँ कि जरा आप इस चीज को गौर से देखो। देखो इस किस्म का माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट करने के लिए किस किस्म के स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं? दैट्स अनदर क्वेश्चन। इस किस्म का माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए किस किस्म के स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे? अगर तो आपका माइंडसेट क्लोज्ड है, आपके स्ट्रक्चर्स मैकेनिस्टिक होंगे, ठीक है, विच मींस टॉल हायरार्कीज, ओके, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड टॉल हायरार्कीज। अगर आपका माइंडसेट ऑर्गेनिक होगा, अगर नेचुरल सिस्टम बेस्ड होगा, तो उसके लिए आपके स्ट्रक्चर्स जो है दे आर गोइंग टू बी मोर ऑर्गेनिक, ओके, रिलेटिवली फ्लैटर। अगर आपका कंटिंजेंसी पर्सपेक्टिव होगा, आपके स्ट्रक्चर्स होंगे हाइब्रिड। देखो मैंने लिखा है हाइब्रिड, एट वन प्लेस मैकेनिस्टिक, एट अनदर प्लेस फ्लैट। अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो आप बनाना चाहते हो उसको कोलैबोरेटिव, विच मींस आपकी बाउंड्री सिर्फ वो नहीं है, बाहर बाउंड्री भी तो होती है ना। हु इज माई एम्प्लॉय, हु इज माई एम्प्लॉय, हु इज माइन, विच इज माई रिसोर्सेज, उनको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा तो एटलीस्ट इंक्लूड योर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, okay, flexible which means you like my idea, come join me, that kind of thing, that kind of ideas, okay. And if you are with me, I'm not thinking of you, you're my strategic partner, my supplier, उसको मैं ऐसे नहीं सोच रहा कि ये मुझे देता है, that's it, मुझे से कोई मसला ही नहीं है। अब एक बंदा है, अच्छा स्टारबक्स, मैं तो एग्जांपल आपको दे रही हूँ, लोकल भी दूंगी, डोंट वरी, मुझे अमेरिकियों की एग्जांपल्स देने का ज्यादा शौक नहीं है। आई डोंट लाइक इट, आई लाइक गिविंग माय ओन एग्जांपल्स। बट खैर यही ना समझो ना कि मैडम को किसी और का पता ही नहीं है, तो मैं आपको इसलिए स्टारबक्स की दे रही हूँ। नहीं देती, सॉरी, आती है लेकिन दूंगी नहीं। मैं आपको कोई लोकल एग्जांपल दूंगी, होगी यकीनन। वेल हमारी जो एग्जांपल्स होती हैं ना, वो ज्यादा होती हैं सोशल इनोवेशन अडॉप्शंस, इस किस्म की होती है। इट मेक्स सेंस इन आवर कॉन्टेक्स्ट, यू नो, हमारी कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका फायदा होता है। सो हाँ, I mean it's easier to say, देखिए हम फ्रेंचाइज का हिस्सा होते हैं यूजुअली, बहुत दफा हमारी अपनी फर्म्स तो लोगों को फॉलो ही कर रही होती हैं, हम यूजुअली फ्रेंचाइज का हिस्सा होते हैं। अब उस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमारी फ्रेंचाइजेस दूसरी जगह जा रही हो। एजुकेशन के सिलसिले में देख लेते हैं, हाँ, एजुकेशन में इनोवेशन हुई हैं काफी सारी। विल गो बैक टू आई थिंक Beacon House. Not a good model, not brilliant but good. Now, Beacon House started a system called educators. ठीक है, आपको पता है educators का मॉडल? हाँ,
वो तो आपको नजर आ रहा है, बस उसके अलावा वो जो मर्जी करते रहे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो मुझे खुद अच्छी तरीके से पता है। आपको पता है वो कितना टाइम और रिसोर्स और एफर्ट यूज करते हैं अपने फ्रेंचाइजीज की टीचर्स को ट्रेन को करने में। नाउ दैट इज समथिंग यू आर नॉट लुकिंग एट। तो फ्रेंचाइजी है वो तो सिर्फ पैसा बनाने के बारे में सोच रहा है ना, लेकिन क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए उनकी कितनी टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, कितने ज्यादा इवैल्यूएशन करते हैं, जगह ठीक है कि नहीं है, स्टूडेंट फीडबैक, पेरेंट फीडबैक कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं। छोड़ दिया उनको? नहीं, ओन करते हैं। एजुकेटर्स अ फ्रेंचाइज ऑफ बीकन हाउस लिखते हैं, क्या मतलब? एजुकेटर्स ग्रो करेंगे तो मतलब बीकन हाउस ग्रो कर रहा है। So they're not treating their JVs the way we are treating our JVs. Try to understand. वो ये नहीं कहते JV से इस तरह करो, नहीं, वो जो टीचर्स ट्रेनिंग पूरा सिलेबस वो देते हैं और फिर कांस्टेंट इवैल्यूएशन हर महीने 2 महीने के बाद उसको देखते रहते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना है, आपने बिल्कुल सही बताया है, आप उसको एक साइड से देख रहे हो ना। नाउ यू कैन डू दैट कि जी मैं एक यूनिवर्सिटी हूँ, मैंने दे दिया तुम लोगों को फ्रेंचाइज, मैंने दे दिया तुम लोगों को पार्टनरशिप, मुझे सिर्फ अपने पैसे से, बाकी जाओ भाड़ में, जो मर्जी करते रहो, as long as you're paying me the money, I'm not interested in anything else. Now that would be a very good idea of resource based view, maybe. No, not even resource based view, that would be an idea about, let's say, fit. जी I am doing that, जैसे मैं इनको समझा रही थी, मैं JVs इसलिए दे रहा हूँ कि उसकी परमिशन इसलिए दे रहा हूँ, बाकी यूनिवर्सिटियां भी तो कर रही हैं, आई एम फिटिंग वेरी वेल इन माई एनवायरमेंट, हम इसलिए करते हैं, ठीक है, ओके। पहले तो नहीं करते थे, हम करते हैं, अब उसके लिए भी हमने रूल बना दिए हैं। जी जो रूल जो इस रूल पे आएगा, एफिशिएंसी रूल पे आएगा, पैसा मुझे बना के दे रहा है, मुझे कोई कंप्लेंट भी उसकी नहीं आ रही, बहुत अच्छा। ये तो आप कॉन्टिजेंसी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन तक ही पहुंचे ना, ओके। आरबीवी में आप अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर को वैल्यूएबल रेयर एसेट कंसिडर करेंगे और उनको ढूंढेंगे, ऐसी पार्टियों को ढूंढेंगे जो अच्छा काम कर सकें। पहली बात तो ये है ना, क्योंकि आपने ये नहीं कहना कि ओके यार तुम ले लो दैट्स इट, उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने, एक ये थिंकिंग है ना, ये तो फिट वाली थिंकिंग है। एंड क्योंकि क्वेश्चन वुड बी व्हाई एम आई डूइंग दैट, क्योंकि जी मैं एफिशिएंट भी होना चाहता हूँ, इफेक्टिव भी होना चाहता हूँ, बाकी यूनिवर्सिटियां कर रही हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, ये थिंकिंग है, विच मीन्स व्हाट कि आप बाकी यूनिवर्सिटी कर रही है मैं भी कर रहा हूँ, जरा वो ये देखो ना, इधर आके देखो, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग, यू आर क्विकली बट यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग, ओके। अब आपने प्रीएम्प्ट यानी कि बाकियों से बेहतर बनना है, क्यों बीकन हाउस ही कर रहा है, मैंने बाकियों से बेहतर बनना है, समझ रहे हो मेरी बात, मैंने बाकियों से बेहतर बनना है, मेरे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं वो भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे कि बाकी लोग नहीं कर रहे होंगे, और वो एक मॉडल बन जाता है। इस तरह के कितने सारे और फ्रेंचाइजेस शुरू हो गए ना, इनिशियली तो इनका बहुत ही यूनिक आइडिया था, और बट पॉइंट बीइंग कि उनका आइडिया इसलिए काम करता है बच्चे, बिकॉज वो सारा सिलेबस देते हैं, उनको छोड़ नहीं ना देते, उनकी एजुकेटर्स को ओन करते हैं, पैसा लेते हैं तो लेना बनता भाई, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको पूरा अपना अपना उनका सिस्टम बनाते हैं, उनकी इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं, क्यों? उन्होंने उसको अपना स्ट्रेटेजिक, यहां पहुंच गए आप आरबीवी में। अब जो पॉइंट मैं आगे नेक्स्ट आपको बताना चाह रही हूँ वो है जो कि हमें कोई भी नहीं अडॉप्ट करता, कोई भी नहीं अडॉप्ट करता, वो ये कि अब नेक्स्ट चीज ये कि अब इस बात पे सोचना कि यार ये भी वो लोग कर सकते हैं, एजुकेटर्स वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जिनके पास इतना पैसा हो कि वो अपने बच्चों को एक स्कूल में भेज सकें, इतना अकल हो। ओ भाई, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 36% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन विच इज बिलो पावर्टी लाइन, ये बिलो पावर्टी लाइन के लिए तो नहीं है। पीपल जब आप बिलो पावर्टी लाइन के लिए डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो ये मॉडल बन ही नहीं सकता, यू अगेंस्ट अस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पे ही नहीं कर सकते आपको। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एनजीओ सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि खास कोई कोलैबोरेशन कर रहा है हुकूमत के साथ, एक माइंडसेट ये है ना बेटा, ओके। या फिर आप एक टोटली न्यू थिंकिंग के साथ आए, विच इज मैं जो शुरू में आपसे कह रही थी, ये जो ओपन इनोवेशन के दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, यू आर नॉट डूइंग इट टू अर्न प्रॉफिट,
नो, इसकी ओरिएंटेशन ही नहीं है प्रॉफिट की, इसकी तो ओरिएंटेशन है कि आई वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, दैट्स ऑल, दैट इज द ओरिएंटेशन। आई डोंट वांट टू बी रिच। भाई अ पर्सन लाइक स्टीव जॉब्स, वो रिच हो गया क्योंकि उसकी प्रोडक्ट यूजफुल थी, वो रिच हो गया। क्या वो रिच होने के लिए उसने एप्पल बनाया था? नहीं, नहीं, he just did it because he loved it. He wanted to do something which would change the world. वो बार-बार कहता था I want to change the world, right? Okay. लेकिन मैं सिर्फ वही मैं कह रही हूँ, योर स्टारबक्स एंड एप्पल्स, मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसी एग्जांपल्स देना। मैं आपको एक लोकल एग्जांपल दूंगी। ओके, देती हूँ। डज एनीबडी नो अबाउट अखुवत? क्या है भाई सर जी, अखुवत क्या है बताओ जरा। हाँ, कैसे कैसे कैसे, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? एक्सीलेंट, जरा गौर से सुनना। ओ सर जी तुसी फाइनेंस दे बंदे हो, सुनते हो। हाँ जी सुनाओ, क्या करते हैं? अच्छा, गुड, ग्रेट। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, आई स्वेयर ऑन गॉड, बाय द वे वो चर्चेस में भी जाते हैं, आई स्वेयर ऑन गॉड एंड द होली बाइबल आई विल गिव मनी बैक, दैट्स इट। कोई कोलैबोरेशन जरूरत ही नहीं है। और जरा ये तो बता दें कि उनका जो रिकवरी रेट क्या है जी, विदाउट अ सिंगल कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं है। नाउ ये है आइडिया, बगर इस आइडिया में कुछ इंग्रेडिएंट्स देखो। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि इसमें अमजद साकिब कितना अमीर आदमी है, जरा ये बता दो। इज ही अ रिच मैन? जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं, साइकिलें हैं, मोटरसाइकिलें, मेरे ख्याल में कोई अमीर जो है बीच में से उसके पास मोटरसाइकिल है, बाकी तो वो भी नहीं है, जो उनके वर्कर्स होते हैं टिपिकल। अच्छा, अगर मैं वहां जाके काम करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, मुझे अच्छे से डेस्क और टेबल दे? जी नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर मैंने अपनी सारी उसको सोच के कहना है कि नहीं मैंने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, फिर बीबी जाए, ये जो फैशन आप सारे करती हैं इनको छोड़े, आप उन्हीं का ड्रेस अडॉप्ट करें और जाके जमीन के ऊपर बैठ जाएं। इसलिए क्योंकि ये आप सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल, मैं दूसरी क्लास में उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को टैप इन किया बेसिकली, दैट कल्चर ऑफ बीइंग, ऑफ थिंकिंग ऑफ योर लाइफ एंड सक्सेस, not only success in this world but it's success in two worlds, जो कि एक वेस्टर्न बंदा इमेजिन ही नहीं कर सकता। okay? वो इमेजिन ही नहीं कर सकता, आप तो कर सकते हैं ना, एंड he's made it work। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि वो ओपन है, वो तो नहीं कहता मैं किसी और के साथ काम नहीं करूंगा, नॉट रियली। जो उसके साथ, जो उसको कोई आइडिया देना चाहे वो कहेगा आए बिस्मिल्लाह आके बैठ जाए, हाँ जी आइडिया डिस्कस करते हैं, and it is evolving all the time. That's the best thing about अखुवत। उसकी स्केलेबिलिटी इसलिए नहीं है कि हुकूमत उसको पैसा दे रही है, वो देती, हुकूमत ने कहा मेरे साथ काम करो, उसने कहा अच्छा जी आपके साथ काम कर लेते हैं। अच्छा, वो किसी को नहीं कहेगा, नवाज ये शहबाज शरीफ कहेगा मेरे साथ काम होगा बिस्मिल्लाह, इमरान खान कहेगा मेरे साथ काम होगा बिस्मिल्लाह। अच्छा वो कहेगा, एंड इट्स ट्रू। अच्छा फिर वो सिंध कहेगा नहीं नहीं सर आप हमारे पास भी, कहेंगे अच्छा जी मैं आ जाता हूँ आपके पास भी आ जाता हूँ। यू अंडरस्टैंड? big heart, okay, and everywhere he goes he innovates। ये नहीं हो सकता कि जो मॉडल काम कर रहा हो उसका पंजाब, लाहौर में, चलो छोड़ो क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम लाहौर, जो लाहौर का मॉडल है वो उसी को नवाबशाह में अप्लाई करने की कोशिश करें। नो, पीपल आर लिटिल डिफरेंट, बेसिक आइडिया इज द सेम बट पीपल आर डिफरेंट। वो सर्वे करेगा वहां, पहले जाके फील हासिल करेगा कि यार इस कम्युनिटी की नीड है क्या। पता चला यार इस कम्युनिटी में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोन शार्क्स हैं बहुत ज्यादा, लोगों को कर्जों के अंदर फंसा देते हैं, फिर लोग अपनी जान ले लेते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट होता जाता है। तो ऐसे लोग जो कि
उसको बेसिकली चाहिएगा, उसको एक बंदा चाहिए जो कि खुद उसमें ये सलाहियत हो कि वो और एफर्ट करने के लिए तैयार हो कि वो खुद अपनी जो है ना वो एक लाइवलीहुड अर्न कर सके। उसमें कोई भी ऐसी सलाहियत हो कि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके, इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। और यही तो वो फोर्स है जिससे कि काम करते हैं। एक गरीब तरीन इंसान भी है ना, देखो कोरोना में भी पता चलता है, जब लोग कहते हैं, अक्सर लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनको घर पे पैसे मिल रहे हैं। वो कहते हैं हमने कुछ खा के कमाना है। ठीक है, आप हमें दे दें। देखो, औरतों को पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने उसे सूट तो जाके खरीद नहीं लेती। औरतों को जब पैसे मिलते हैं ना, वो अपने घरों पे लगाती हैं। बेसिकली मैं आपको समझा ये रही हूँ कि वो प्रोडक्टिव पैसे होते हैं। बट ये लोग तो नेसेसरली, मैं आई एम नॉट टॉकिंग, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एहसास प्रोग्राम, वो तो टोटली इसलिए नहीं बात करी कि वो तो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसे छोड़ो, दैट्स अनदर थिंग, वो तो फिर सोशल प्रोटेक्शन में आ जाएगा। मैं तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रही हूँ। ये क्या हुआ, ये लोकल एग्जांपल है आपकी सोशल इनोवेशन की, और सोशल इनोवेशन इज ओपन इनोवेशन, which means he would change it everywhere. So he is a very kind of, आप उनसे जाके मिलेंगे अमजद साहब, मैं met him many times, he is very nice, मुझे तो बहुत पसंद करते हैं, like a daughter समझते हैं। My father helped him a lot in the beginning. Everybody did यार, किसी कोई एक बंदा नहीं हो सकता, लेकिन but I mean amazing person really and so down to earth, पता ही नहीं चलता कि वो, and he is not doing it for recognition, he had a dream, he's a visionary, want to do things better. I've earned enough, I don't want to earn anymore, enough, बस मैंने कमा लिया जितना कमाना था, right? Now I want to do something which is so, अगर आप देखो, ये तो हमारे अपने एक हीरो है ना, but similarly if you look at Bill Gates for example, उसने एक ऐसी ऐसी फर्म बना दी है, ऐसी कंपनी बना दी है जो कि इन एरियाज में काम करती है, जो ऑटोमेटिकली दे अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फॉर हिम, बट ही इज अ वेरी मंडेन लाइफ। आई वाज लुकिंग एट हिम, मैं देख रही थी, मैंने कहा तो बिल्कुल फैशनेबल भी नहीं है, हाँ सीधा। और आपके मुल्क में आके, आई मीन ठीक है, मुझे इसलिए मैं उसकी एग्जांपल जरूर देना चाहूंगी, पर्टिकुलरली बिल गेट्स की, बिकॉज ही helped us a lot in our polio eradication. So I respect the guy, right? And so obviously he's not doing it for money. Obviously he's not doing it for money. Obviously he's not doing it for anything else. उसको यूज कोई और कर ले तो वो और बात है, लेकिन उसकी फाउंडेशन, फिर वो आता है यहाँ पे, वो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। Why? Is it getting him money? No. एक टीवी सीरीज है, आई एम वाचिंग इट ऑन नेटफ्लिक्स, इट्स कॉल्ड इनसाइड बिल गेट्स माइंड। अगर आप ये माइंडसेट समझना चाहें ना रियली, तो आप उसको देख सकते हैं। वो किताबें भी बहुत सारी होती हैं, उसकी अपनी किताबें भी हैं, अमजद साकिब की अपनी किताबें हैं। उसका नाम है हुवत का सफर, पढ़ लें, आपको इनका माइंडसेट पता चलेगा, जो कि बेसिकली ये जो ओपन इनोवेशन है, ये माइंडसेट है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस माइंडसेट को अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो वो किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाउंड्रीलेस का क्या मतलब होता है? मतलब उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जो सेल्फलेस है। ओके, उसका काम हरगिज ये नहीं है कि मैं कहूँ मैं अच्छी हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल, बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर बेटर देन द अदर्स। या ये भी थिंकिंग जो है ना, ये इट मींस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद अदर बीइंग्स लेस देन यू। व्हाई वुड अदर बी लेस देन मी? I would like to be part of a struggle to make things better for the world, to change the world for the better, and wherever I can I would do that. तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सेल्फलेसनेस की बात आ जाती है। पर हम लोग सिखाते हैं सक्सेस, और जब हम सक्सेस को सोचते हैं बेटा, वी मीन आवर सक्सेस वर्सेस समबडी एल्सेस सक्सेस, दैट्स व्हाट बेंचमार्किंग इज। अभी जो बेंचमार्किंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए विद एसडीजीज। अब जो बेंचमार्किंग होनी चाहिए अल्टीमेट बैंक, और ये अडॉप्ट हो भी रहे हैं। अभी भी जो मैडम डायरेक्टर नहीं आई है, इन्होंने जो है ये
ये कॉन्सेप्ट मुझे ये असाइनमेंट दी हुई है, थिंक अबाउट इट। अच्छा है, जब मैं डिस्कस करती हूँ आपसे तो आमद हो रही होती है, मुझे बड़े आइडियाज आ रहे होते हैं। तो वो मुझे कह रही थी यहाँ भी आके सबसे चीज इकोनॉमिस्ट जाहिर है, नॉन इकोनॉमिस्ट को तो पता भी नहीं है एसडीजीज क्या चीज होती है। पता सर जी एसडीजी क्या, जल्दी से बोलो। तुम्हें आज बता के, एंड ड्यू टू काशिफ नेक्स्ट टाइम somebody says what's an SDG and you can't say it, मैं उल्टा लटका दूंगी। एसडीजी क्या है, लिखो लिखो, एसडीजी बड़ा बड़ा लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके। हाँ हाँ जी जी, एमडीजी बिल्कुल सही। 2015 के अंदर आके और उन्होंने, सारी दुनिया ने ये वादा किया है कि जी हम दुनिया से भूख मिटा देंगे, हम दुनिया से इनइक्वालिटी मिटा देंगे, हम दुनिया से नाखानदगी मिटा देंगे, हम दुनिया से तकलीफ नाइंसाफ़ी मिटा देंगे, हम अपनी ख़वातीन को जो है उनको मर्दों के साथ लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर राइट। हम अपने पानी के और बाकी ज़खायर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़राअत को इस तरीके से बढ़ाएंगे जिससे कि ना माहौल को नुकसान हो और इतना खाना हो कि हमारे लोगों को मिल सके। सो ये 17 गोल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की दुनिया में। जिसको एसडीजीज ना पता हो तो पढ़ा लिखा बंदा नहीं कंसिडर होता। अच्छा, तो एसडीजीज, तो बेटे शुजा, सवाल तुमने मुझसे पूछा था मैडम, योर ओपिनियन अबाउट बेंचमार्किंग। तो रिमेंबर, अब जब भी आपने बात करनी है तो ये जरूर बात करनी है, अल्टीमेटली the benchmark are the SDGs. Everybody's benchmark, the whole world's benchmark, whether it's your governments, whether it is the industries working under in these governments, the various industries, the various firms within each industries, or whether it is the individual. What should be their benchmark? Their benchmark is the SDG. What have I contributed towards, helping towards attaining any one of these SDGs? So ये SDGs बहुत far reaching, overreaching, they give you a paradigm, और उसका वो आपको thinking के लिए जो है ना different targets दे देती है। तो अगर आपने target ही बनाना है किसी organization में और बेस्ट को डिफाइन करना है, तो बेस्ट को डिफाइन करें ना, ये बताएं ना कि कॉम्पैक्ट किस हद तक इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट भी है ना, एक हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो एसडीजीज का इंक्लूसिव जो पैराडाइम है, इंक्लूसिव कॉम्पैक्ट, अभी आपको बता देती हूँ उसका क्या नाम है, ध्यान से निकल जाता है मेरे। तो एनीवे वो भी है ना, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे इन एसडीजीज को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो वो भी आपके पास एक पूरा सीरीज ऑफ सजेशंस हैं। जब भी विजन बने एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अलाइन करना है एसडीजीज के साथ। सर जी नेक्स्ट टाइम जब कोई ना पढ़ा लिखा लगना है ना, साउंड करना है, तो जब वो कहें विजन एंड मिशन, तो कहें विजन एंड मिशन के लिए सर सबसे पहले आप एसडीजी, और हमारी विजन एंड मिशन एसडीजीज के साथ अलाइन होनी चाहिए। ठीक हो गया जी? तो यानी बिकॉज इट टेल्स यू कि जी हम इन एसडीजीज के हसूल के लिए क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने भी ये नहीं देखना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, और ये यकीन करें कि अभी अब हम इन आर्टिकल्स को भी खोल के देखते हैं, आज की दुनिया में जब के रिसोर्सेज और कैपिटल बहुत इजीली अवेलेबल है, it's not the lack of capital which would keep a firm back. What will keep a firm back is its inability to generate new ideas. तो जब इस किस्म की थिंकिंग होगी तो उसकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होंगी नहीं, तो फ्लूइड बाउंड्रीज हैं। ओके, फ्लूइड बाउंड्रीज हैं
Anybody who is an idea is most welcome and will be considered as part of my organization. All right, so that is a kind of thinking which is needed to change. अब मैं example आपको क्योंकि इसकी दे रही हूँ, मुझे बताएं ना, अखुवत it can do it, जाहिर है उसका तो खमीर ही different है, it's a social innovator. अभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अखुवत बना देना मुमकिन नहीं है, उनके कल्चरल सेटअप्स बहुत डिफरेंट है. बट हैविंग सेड दैट एज एन इंडिविजुअल तो आप ये इतना वुसअत अपनी थिंकिंग में, अपने माइंडसेट में एक एक्सपेंस तो क्रिएट कर सकते हैं ना. चाहे आप एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपकी विजन तो इससे बड़ी हो सकती है ना, राइट? तो कैन किसको हाँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, करीब भी नहीं है ओपन इनोवेशन. सॉरी, ये तो फिलैंथ्रोपी है. इट्स नॉट इवन क्लोज टू दैट. ओ प्लीज बेटे, दैट इज डूइंग गुड. मेरी पूरी बात तो सुनती नहीं हो तुम. नहीं इसलिए नहीं कह रही, प्लीज सवाल पूछो. आई एम ग्लैड आपने दिया. नो 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 नो, लिसन. एम्प्लॉइंग, मैं आपको बताती हूँ, एम्प्लॉइंग डेफ पीपल, दैट इज डूइंग गुड. आपने उस मॉडल की तरफ नहीं जाना. यू आर सेइंग डूइंग गुड टू डू वेल. आप पहला पार्ट तो अडॉप्ट कर रहे हो. इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू नो. इससे उन, वो तो एक अच्छा काम कर रहे हैं. इनोवेशन तो वो होगी जबकि आप कोई ऐसा चीज करवाओ डेफ पीपल से जो कि सुनने वाले लोग नहीं कर सकते. ये होगी इनोवेशन. ये कर सकते हैं आप? कर सकते हो? कर सकता है KFC? कोई ऐसी चीज करे डेफ बंदा जो कि एक सुनने वाला बंदा नहीं कर सकता. ये होगी इनोवेशन. ये इस तरह की कोई चीज KFC ऑन इट्स ओन डिस्कवर कर सकता है? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. यू कांट डू दैट. दैट्स व्हेन यू नीड ओपन इनोवेशन. वो तो एक बहुत ही टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है, उससे वो उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है. अल्लाह अल्लाह से खैर चल रहा है, जस्ट पार्ट ऑफ CSR. हाउ आर दे एनेबलिंग? अच्छा, या तो कोई ऐसा तरीका हो कि वो उनको इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहा हो विच मेक्स दीज पीपल मोर प्रोडक्टिव. या तो वो बात हो, ठीक है. इट्स गिविंग अ गुड इमेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. बट अगेन, एक टोकन को बिठा देने से तो फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज नॉट व्हाट मॉडर्न CSR इज अबाउट. दैट इज नॉट व्हाट ओपन इनोवेशन इज अबाउट. ओपन इनोवेशन इज नॉट जस्ट फीमेल्स. अच्छा, आप ले जाके टोकन बिठा देते हैं, दिस इज वेरी नाइस. ओ भाई, उसके घर पे 1000 प्रॉब्लम्स हैं. ओके, वो उसको वो फिर जाके कहेगी कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मेरे ये हो गया, वो हो गया. आपने सब चीजों को पहले से सोच के, नॉट जस्ट प्रीएम्प्ट करना है. अगर तो आप उसको लेके आ ही रहे हो तो फिर कंडीशंस भी तो वो करो ना कि शी कैन गिव हर बेस्ट. ठीक है, उसके लिए एक वॉशरूम होना चाहिए, एक फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए. उसको लाना, उसको तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको आना कितना मुश्किल है. टू टू द काम पे आना कितना मुश्किल है. उसके लिए जरा लेके आओ ना, एक ट्रांसपोर्ट अरेंज करो ना. ये सारी चीजें करो तो ही तो वो अपना बेस्ट कर सकेगी. दैट्स नॉट द ओनली थिंग. थिंग इज, आपने आगे से उसको ये भी सोचना है कि ओके, मैं एम्प्लॉय कर रही हूँ, मैं ये सारी चीजें अगर कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट बिकॉज मैंने जो है वो मैंने एक रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. तो वो तो आपके लिए हमेशा बर्डन ही रहेगी. what can she do which is better than somebody else? how can you make her grow in that way which is better? ये आसान सवाल नहीं है. they require a kind of you अच्छा, मैं आपको बताती हूँ. अब एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल, इसको डाइवर्सिटी बोलते हैं. बाय हाउ डू यू मेक डाइवर्सिटी प्रॉफिटेबल? अगर इस डाइवर्सिटी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप वर्क फ्रॉम होम सिस्टम्स बना लेते. सोचो, तुमने उस वक्त वर्क फ्रॉम होम सिस्टम्स बनाए होते जब किसी ने नहीं बनाए थे.
तुमने अपनी एक प्रोडक्टिव औरत को, शी इज जस्ट गिवन बर्थ, शी कैन नॉट कम, यू गेव हर एन ऑप्शन, यू वर्क फ्रॉम होम, तो क्या होता? वर्क फ्रॉम होम सिस्टम बन जाता। आज की दुनिया में क्या होता? आप बाकी सब एक जगह होते और आप बाकी दुनिया को बता सकते, ये देखें जी मैंने वर्क फ्रॉम होम सिस्टम बना लिया वो ऑलरेडी। डू यू अंडरस्टैंड? अब वर्क फ्रॉम होम सिस्टम इज एन ओपन इनोवेशन, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के पास तो नहीं होगा ना। ये जो सारी हमारे पास ऑलरेडी चीजें बनी हुई थी, ये जो इस किस्म के सिस्टम्स ऑलरेडी हम इसके बारे में सोच रहे थे, वर्क फ्रॉम होम और ये सारा रिमोट वर्किंग एंड ये सारी हमारी टेक्नोलॉजीज बनी हुई थी ना, इसीलिए तो हम गुजार गए भाई। ये अभी भी गुजर रहा है, अभी भी पेंडेमिक गुजर रहा है, वरना बिल्कुल ही खत्म हो गया था, एवरीथिंग वुड हैव बीन टोटली ओवर। लेकिन फिर भी हमने सिरक के कुछ ना कुछ काम कर लिया, तो इसलिए क्योंकि ओपन इनोवेशन हो चुकी थी। और वो ओपन इनोवेशन क्यों हुई थी? उसके बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, लेकिन डाइवर्सिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ओके, एंड open thinking. I want the best person sitting in Pakistan. I can't have it in him in America. What I'm going to do is कि मैं उसको remote चीज दे देता हूँ, है ना? हुआ उसका इस्तेमाल कहाँ जाके हुआ? पेंडेमिक में। It became more useful. और वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ऑनलाइन कंपोनेंट्स डेवलप कर लिए हुए थे, इवन यूनिवर्सिटीज, उनको उसका फायदा हुआ, तो ज्यादा जल्दी से रिस्पॉन्ड उन्होंने कर लिया, एंड दे वर इन देन अ पोजीशन टू टीच अदर्स एज वेल। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन और थिंकिंग यू आर बेटर देन द अदर, बट रादर हैविंग द सिस्टम्स। अब ये तो वही है कि थिंकिंग की बात है ना, हम तो रिएक्टिव किस्म के लोग हैं, वो हो यार ये मुसीबत हो गई तो अब हम इसके साथ रिएक्ट करें। अगर हमने एक इंक्लूसिव अप्रोच अडॉप्ट कर ली होती, हमने वर्क फ्रॉम होम वैसे ही अडॉप्ट कर लिया होता, ताकि हमारी बेस्ट खवातीन अनप्रोडक्टिव ना होती और वो अपना अपना रोल प्ले कर सकती ड्यूरिंग द टाइम वेयर दे कुड नॉट लीव देयर होम्स, what would have that have done? That would have made us, in fact, without even asking for it, it would have made us more competitive. Do you understand? बहुत important बात है. But for that kind of new idea generation, you need to be boundaryless, at least in those particular areas. हाँ पूछो. हाँ. नहीं, नॉट एट ऑल, बल्कि बाउंड्रीलेस होने के लिए तो ज्यादा बेहतर है कि आपके पास एक इस किस्म का जो है ना, वो आप डेड वेट कैरी ना करें। ये तो नहीं, ये तो वो है ना, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड है या आपकी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ई लीडरशिप्स हैं जो कि बनी अब है, वो कह रही हूँ ना, ये छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरियल इज अ गुड वर्ड फॉर इट। देखो, जो एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसके स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि अपने स्टार्टअप फेज से बाहर निकल आई है, उसके लिए इट्स नॉट पॉसिबल टू गो बैक। It's simply not possible. You will always have boundaries. Okay? और ग्रोथ तभी आप इमेजिन करोगे ना, ग्रोथ तो उसको डिफाइन ही आपने वैसे किया होगा। What I'm saying is, so that's not possible for an organization which is to go completely boundaryless, but it is for those which are now upcoming, parts. ये more than being boundaryless, तो उसकी अपनी limitations होंगी जो देखो, मैंने आई हैवंट रियली गिवन इट अ लॉट ऑफ थॉट अबाउट बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस, बट व्हाट आई मीन, यस, ये तो स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा है। देखो ना, स्टार्टअप्स भी तो ज्यादातर जो आपके वेंचर्स है, अगर आप कंपेयर करो बिटवीन कॉर्पोरेट वर्सेस एसएमई, तो आपको पता चलेगा दैट इवन इन द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज आपकी एसएमईज जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। मजेदार बात बताऊं तुम्हें, क्योंकि इस पे एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस के ऊपर मैंने एक पीएचडी थीसिस कराया, तो हमने इसको इवैल्यूएट किया था। अच्छा, जो percentage of SME firms in a country depends on, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एस शेप कर्व वो है, ये कि जो बहुत ऐसे ममालिक जिनकी जीडीपी कम है, अगर जीडीपी के हिसाब से देखें, और दूसरी साइड पे तुम ले लो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वर्सेस कॉर्पोरेट, तो आपको क्या नजर आएगा कि जहां जीडीपी कम है, ओके, जहां पे जीडीपी कम है,
वहाँ पे जो है वो दे आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच इज यू नो नहीं, इनफैक्ट सो यू शेप कर्व, हाँ ये याद आ गया, बहुत चीजें पढ़ा रही होती हूँ। इट्स अ यू शेप कर्व। जहाँ पे आपकी जीडीपी कम है, वहाँ पे आपकी एंटरप्रेन्योरियल फर्म ज्यादा है, बिकॉज वो एक नीड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है। फिर वो यू आ जाता है, यू आ जाता है, विच मीन्स जो मिडिल रेंज कंट्रीज है ना, जहाँ पे मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पे कॉर्पोरेट फर्म्स आते हैं। और जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पे फिर एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स आते हैं। आपको बात समझ आ रही है मेरी? क्योंकि वहाँ पे इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है बेटा। समझ आए कि अगर आप जीडीपी ले लो ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लो नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स, so it's a U-shaped curve, which would mean that in those economies where GDP is low, there is a lot of entrepreneurship because of the need-based. Then in the middle part, you find more and more corporate firms. But you want to cross over and you want to enter into a highly developed economy, you will again start thinking in terms of how to create more startups. ठीक है, फिर वो इनोवेशन बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप होगी। ये तो खैर मैं आई एम टेकिंग यू ऑफ द पॉइंट। मैं आपको कहने के मकसद ये है कि देखो, बात तो अपॉर्चुनिटी की होती है ना बेटा, बात अपॉर्चुनिटी की है। बात यह है कि एज द कंडीशंस एग्जिस्ट, you being an underdeveloped country have more of these small firms. Naturally वो आपके पास ज्यादा है क्योंकि वो तो entrepreneurship कर रहे हैं नीड बेस्ड। तो यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल इनोवेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आपके पास। नीड भी और अपॉर्चुनिटी दोनों चीजें बहुत ज्यादा है सोशल इनोवेशन की। कम अप विद सम थिंग्स व्हिच वुड रियली चेंज। यही तो सबसे ज्यादा दुनिया को चेंज होने की जरूरत है ना, ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। व्हाई डू यू थिंक बिल गेट्स एंड ऑल दीस पीपल कम बैक टू कंट्रीज लाइक आवर्स? बिकॉज दे रियलाइज दिस इज वेयर द चेंज इज नीडेड द मोस्ट। मैंने बताया है ना, इसकी फिलॉसफी है क्या? बी द चेंज। एंड वेयर इज चेंज रिक्वायर्ड मोस्ट? वेयर वी आर। सबसे ज्यादा चेंज तो इधर की जरूरत है ना, बाकी लोग तो जी रहे हैं। मतलब यू नो दे सेल्फ सफिशिएंट, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इनकी हैंड होल्डिंग अगर नहीं होती तो यहाँ पे चेंज लाने की जरूरत है। बाकी लोग तो खुद दे कैन बिकम द चेंज देमसेल्फ। रिमेंबर, जो बार बार हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बार बार बात करते हैं, जो जिस बंदे ने खाना पूरा ना खाया हो ना, दैट पर्सन कांट बी द चेंज एवर। उसमें कैपेसिटी नहीं है। हम तो कर सकते हैं, तो हमने थिंकिंग कम से कम होती है। अच्छा, अब आ जाओ जी बेटा सोशल इनोवेशन की तरफ। हाँ, अभी 12 बजे, पूरा 1 बजे तक मैं टाइम अपना, मुझे कोई कहे ना। ये 2-3 मेरे पास कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। अब हम सोशल इनोवेशन का देखेंगे। ऑलराइट, ओके, दूसरा देखते हैं। लेट मी सी, इसमें तीनों खोले हुए हैं ना? हाँ, ठीक ठीक। ओके, लो जी, ये सोशल ओपन इनोवेशन है क्या? अभी ओपन वर्सेस क्लोज्ड वाला मैं जो आर्गुमेंट है वो बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने इसका नाम जो था ना, इसका पढ़ा था। इसका नाम है, ये इज अ जर्मन पर्सन, इसने नहीं बनाया लेकिन इसका आर्टिकल बड़ा अच्छा है। हाँ, लिख्टन थैलर, ये इसका नाम लिख्टन थैलर। बट ही इज नॉट द, चेसबर्ग है जिसने ये आइडिया जो है ना सबसे ज्यादा प्रोपोगेट किया है। ओके, तो उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये तो खैर, हेनरी चेसबर्ग coined the term open innovation। सबसे बड़ा प्रोपोगेटर ओपन इनोवेशन का कौन है? हेनरी चेसबर्ग। इसकी भी देखेंगे हम एक आर्टिकल। ये क्या कहता है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। ओपन इनोवेशन इज द यूज ऑफ पर्पसिव inflows and outflows of knowledge to accelerate internal innovation and expand the markets for use of innovation respectively। ठीक है, ये चेसबर्ग की डेफिनेशन है, यही हमेशा यूज होती है। क्या मतलब है? बेसिकली ओपन इनोवेशन
is based on expanding knowledge and solutions. ठीक है, knowledge और solutions को कहते हैं. अच्छा जी, क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल आउट फॉर इंटरनल इनोवेशन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस ये इसलिए करती हैं क्योंकि दे वांट टू बिकम मोर इनोवेटिव एंड एक्सपैंड द मार्केट फॉर एक्सटर्नल यूज ऑफ इनोवेशन, यानी उसको यूटिलाइज करना, यानी इनोवेशन सिर्फ अपने पास ना रखना बल्कि उसको उसको यूटिलाइज करना. ओके, अब वर्ड्स क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट क्या चीज है. एक्सटर्नल नॉलेज, इट इंक्लूड्स 3 थिंग्स. एक्सटर्नल नॉलेज एक्सप्लोरेशन. ठीक है, इसके लिए आपकी जो ओपन इनोवेशन को अडॉप्ट करने के लिए there are three critical aspects of open innovation. Okay, these 3 critical aspects are external knowledge exploration, which refers to acquisition of knowledge from external sources. ठीक है, जो चीज आपको नहीं पता वो किसी दूसरे सोर्स से लेके जाए. एक्सटर्नल नॉलेज exploration relates to commercialization of technological knowledge. ठीक है, so that's one part. External knowledge, external knowledge exploration. चलिए, फिर एक्सटर्नल नॉलेज एक्सप्लॉयटेशन. ठीक, यानी एक्सटर्नल नॉलेज पता होना सही अच्छा बंद. पहली बात एक्सप्लोरेशन, यानी जस्ट बीइंग ऑन द लुकआउट फॉर न्यू आइडियाज. और बेस्ट फर्म्स जो हैं वो हर वक्त ढूंढती रहती हैं कि यार कोई बंदा, कोई हैकर, कोई चीज, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप फॉरन पिक कैसे हो जाओगे, क्योंकि ये फर्म्स ढूंढ जो रही होती है आपको. देखो बात ये होती है कि जब बच्चा जो है वो किसी भी टेस्ट पे परफॉर्म कर रहा होता है तो बीच में से एक्सेप्शनल माइंड्स भी तो होते हैं ना, तो उनको ढूंढना. हर कोई एक्सेप्शनल माइंड नहीं होता, डजंट मीन आप यूजलेस हो, बट एक्सेप्शनल माइंड्स आर एक्सेप्शनल माइंड. कभी कभी मैं सोचती हूँ एक्सेप्शनल माइंड होना बड़ा मुश्किल काम है. इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. एक्सेप्शनल माइंड्स don't have an easy life. They have very difficult lives. But having said that, हम बात ये करें, you find out a person with a particular knowledge, skill or ability. पहली बात चीज ये है कि you find the right knowledge exploration. कहाँ से knowledge initiate हो रही है उसको ढूंढना. दूसरी चीज external knowledge exploitation. जब आपको वो source of knowledge मिल जाए तो फिर आप उसकी commercialization की तरफ जाएं. को utilization, it's a creative idea, उसको आप innovation बनाएं, उससे आप कोई solution solve करें. External knowledge retention refers to maintaining knowledge outside of a firm's organizational boundaries over time. यानी जो knowledge की boundaries है उनको increase करना. ठीक है, external knowledge retention, knowledge की increasing the boundaries of knowledge. This is what it really means. So first, finding the people with the right kind of knowledge and right kind of ideas. यहाँ तो knowledge का word use किया है क्योंकि it started off with knowledge. अब knowledge के लिए नहीं है, ये 2011 का आर्टिकल है, इसमें बहुत जल्दी changes आते हैं. So now a better word to use would be idea. Okay, यानी instead of knowledge exploration you can write, which would be better, would be idea exploration. Idea exploration, idea exploitation. Okay, idea exploitation and external retention of ideas. ठीक है, which means knowledge की आपकी boundaries को grow करना. Okay, but that's the way ये knowledge का word शुरू में. Open innovation is defined as systematically performing knowledge exploration, retention, and exploitation inside and outside of the organization's boundaries through the innovation process. ठीक है, so knowledge and ideas. I think आप ये word लिख दें because knowledge is knowledge जो है वो creativity के साथ relate कर सकती है. Ideas are always those which provide solutions. Knowledge and ideas, knowledge and ideas. I think that would be better. इसको थोड़ा सा broaden कर लें. ठीक है, अब framework ये जो है
लाइक कैन, क्या है इसका नाम, दे, आप इनको सिनोनिमसली भी कंसिडर कर सकते हो। मैं आइडिया को इसलिए बार बार कह रही हूँ कि नॉलेज से ये ना सिर्फ मुराद हो कि इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी टेक्निकल। नो, डजंट हैव टू बी वेरी टेक्निकल। होता है ना, देखो नॉलेज जैसे साइंटिफिक नॉलेज हम कहते हैं, तो वो तो उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है ना साइंटिफिक नॉलेज का, जो कि विच इज टेक्निकल, इज वेरी टेक्निकल। ठीक है ना, आपकी नो हाउ, ठीक है, बट it doesn't have to be that technical at all. It can also be, it just has to be unique. और हमारे कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज के साथ आइडिया करें, देखिए नॉलेज के लिए तो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि you know what has been going on before, और आपके पास बड़ा अच्छा एक्सेस, आप लोगों को आपके पास नॉलेज होगी फॉर एग्जाम्पल, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एक फील्ड में पहले क्या हो चुका है, और आपने एक बाकायदा एक लिट रिव्यू किया, पढ़ा लिखा है, उसके बारे में सोचा, आपको ट्रेनिंग मिली है किसी एरिया में, तो आप नई नॉलेज बनाओगे, आप लोग नई नॉलेज बनाएंगे, आप लोग जो करेंगे वो नॉलेज बेस है। लेकिन मैं वर्ड आइडिया का इसलिए यूज कर रही हूँ कि ओपन इनोवेशन डेफिनेटली शुड आल्सो इंक्लूड एंड डज आल्सो इंक्लूड those people without the capacity of generating knowledge, but they still have idea. That's what I'm saying. ठीक है, तो आइडिया की नॉवल, क्योंकि नॉलेज में तो आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे वो गिवन द काइंड ऑफ रीडिंग और जो आपकी अपनी होगी, अब स्कॉलरली कंट्रीब्यूशन होगी, एग्जैक्टली वो दैट्स एग्जैक्टली नॉलेज वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कॉलरली एक उसका एस्पेक्ट, बट मैं आइडिया का वर्ड, इट कैन इंक्लूड आइडिया एज वेल, बट आई एम पर्टिकुलरली यूजिंग द वर्ड आइडिया बिकॉज आइडिया वुड बी देन एक small solution based एक कोई not just that, not just industry application, but remember हमारे conditions थोड़े और है, अगर हम SDGs को अपना target बनाएं तो then you don't even need an industry application at all. Why would you? Industry application किस लिए? नहीं, जरूरी नहीं है। It could be a kind of a process जो कि identify करे new ways of looking at value creation by those who are not having particular skill. तो उनकी वैल्यू क्रिएशन का, उनका कॉम्पिटेंसीज तो नहीं, कैपेसिटी है, उनकी जो कैपेसिटीज है उसको यूटिलाइज करने का जो तरीका है, ठीक है। तो अगेन जो आपकी आइडियाज होंगे विच आर वेरी लोकल, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि उसमें नॉलेज का कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो, ये मैं बात करने की कोशिश करें। अच्छा, अखुवत में क्या नॉलेज है? टेल मी, व्हाट्स द नॉलेज इन इट? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट बाय ऑल स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं, अखुवत इज ओपन इनोवेशन। डज इट इंक्लूड नॉलेज? नो। डज इट इंक्लूड आइडिया? इट डज। नॉलेज यस, आप लोगों का नॉलेज की एक्सपेंशन के लिए है, स्कॉलरली वर्क आपका होगा, लेकिन तो ये तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं ना। देखें, तो ये तीन चीजें, क्या क्या चीजें आगे? नॉलेज एक्सप्लॉयटेशन, ये तो करेगा, आइडियाज की एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिटेंशन। तो ओपन इनोवेशन के लिए आइडियाज की ये तीन चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब वो अगेन आपको बता रहे हैं कि ओपन इनोवेशन की जो रिसर्च है, रिसर्च जो ओपन इनोवेशन की है, उसके अंदर यूजुअली जो वहाँ उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो टेक्नोलॉजी के अंदर होती है, जैसे फिनटेक फॉर एग्जांपल सर मैं आपको समझा रही थी। यूजर इनोवेशन के ऊपर भी होती है, यूजर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू बिल्ड देयर ओन प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यूजर्स, यूजर बेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, भी आगे भी देख लेना। ये जो कस्टमर है वो खुद अपनी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा होता है, इसमें आप फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में ना जाओ ना, आप जाओ कोई गेम है, कोई इस किस्म की चीज है, कोई एप्लीकेशन है, वो अपनी एप्लीकेशन
मैं जैसे जैसे चीज़ें डालता जाता है एआई जो है और वो मिल के अपनी प्रोडक्ट अपने लिए खुद ही जो है वो टेलर कर लेते हैं। सो ये यूज़र इनोवेशंस हैं। ये आपका कस्टमर सिर्फ एक बेनिफिशियरी नहीं है, वो बाकायदा हिस्सेदार है अपनी प्रोडक्ट बनाने में। तो अच्छा, फिर आ गए आपके बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल्स व्हिच मींस द कॉस्ट के तौर पे हाउ टू प्रेजेंट द सेम थिंग इन वेज व्हिच बिकम्स वैल्यूएबल फॉर कस्टमर्स। ठीक है, ये नए बिजनेस मॉडल्स हैं जी। करीम, हाँ करीम इज अ वेरी गुड, या दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल करीम। मगर मैं करीम क्यों कहूँ, मैं तो कहूंगी बाइकिया। ठहर जाओ यार, वो मेरी पार्लर वाली लड़की मुझे बता रही थी एक बाइकिया के साथ कोई एयरलिफ्ट का, तो मुझे पता। हैव यू हर्ड अबाउट एयरलिफ्ट? नहीं पता, लिख लो एयरलिफ्ट क्या है। प्लीज मुझे क्रीम्स और मुझे उबर्स ना बताया करो, मुझे लोकल कंपनीज बताया करो, ताकि अपना पार्ट तो प्ले करो ना एक्सप्लोरेशन में। बट देन इट वाज टेक, वो तो हाँ लॉन्च हो, तो तब भी तो कह रही हूँ जो पाकिस्तान में बनी हो लॉन्च हुई हो, बोलो। एयरलिफ्ट, एयरलिफ्ट यहाँ की है, लड़के कुछ थे वो उन्होंने बनाई इसको, मैं ख्याल लम्स के हैं, पता नहीं कहाँ के। अच्छा जी, एयरलिफ्ट हो गई, और एक और भी कोई नई इस तरह बाइकिया। बाइकिया इज वेरी मच पाकिस्तानी, देर इधर बनी पड़ी सब चीज बाइकिया यहाँ की है, यू नो। तो इस उसका आइडिया उसने लिया था फ्रॉम, आई थिंक he took the idea from Thailand, but he made it anyway. Point आपका बिल्कुल वैलिड है। इनोवेशन मार्केट्स, R&D, R&D की मार्केट्स इन इटसेल्फ, ये तीनों चारों जगह हैं जहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। और ये देखो ना कि इन एप्लीकेशंस में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि ज्यादा जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है। वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल नॉलेज एक्सप्लोरेशन, पहली बात इंटीग्रेशन की, फिर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस की जो इंटीग्रेशन है उसकी बात हो रही है, और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की इंटीग्रेशन की भी बात की जाती है ज़्यादातर लिटरेचर में, विच यूजेस दिस टर्म ऑफ ओपन इनोवेशन। ठीक हो गया। क्रिटिसाइज भी बहुत लोगों ने किया है ओपन इनोवेशन को। पहली बात वो कहते हैं कि जी ओपन इनोवेशन, मैनी एलिमेंट्स ऑफ ओपन इनोवेशन अप्रोच आर विजिबल इन इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये बहुत पुराना आइडिया है, ओपन इनोवेशन कोई नया आइडिया नहीं है, मानते हैं भाई। कोई भी आइडिया जो है, आपने अब इतने पैराडाइम्स पढ़ लिए हैं, रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, कोई आइडिया भी टोटली न्यू तो कभी भी नहीं होता। लेकिन क्यों अब जो है ये आइडिया नए पैराडाइम का हिस्सा बन चुका है। इज इट अ न्यू पैराडाइम? इट इज। तो इसलिए इतनी क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है। इसकी जर्मिनेशन, इसकी इसका जिसको कहते थीसिस, वो तो बहुत पहले प्रोवाइड हो गया हुआ था, लेकिन अब दुनिया के हालात ऐसे हैं कि इट हैज बिकम मोर पॉपुलर, सो दैट्स नॉट रियली अ क्रिटिसिज्म। डज नॉट फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ अ न्यू थ्योरी, एक ही अभी बात है कि क्योंकि इसका आउटकम्स जो हैं वो कोई क्लियरली नहीं है, मोर ऑफ अ फ्रेमवर्क देन रादर अ थ्योरी। So open innovation is not a theory; it's more of an idea, right? So आउटकम्स क्या होंगी वो ये नहीं जो है ना बताता, अलबत्ता बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक अच्छा आइडिया है, और एक नया माइंडसेट सजेस्ट करता है, वो भी एक अच्छा आइडिया है। और अपना यू नो जो आपका लाइक सेकंड आफ्टर सेकेंड हाफ, और यू कैन से कि जो मिलेनियम के बाद जो आपकी पोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं पहले भी कहा था, व्हाट इज अ पोस्ट मॉडर्न, उसको उसकी डायनेमिक्स को समझने के लिए एक ब्रॉड सी इट्स मोर ऑफ अ फ्रेमवर्क देन अ थ्योरी। ये है, ये फ्रेमवर्क है, ये कोई थ्योरी इट्स सच इतनी क्लियर थ्योरी नहीं है। जस्ट लाइक आपको जो मैंने एक ब्रॉडर थ्योरीज बताई हैं, लाइक सिस्टम्स थ्योरी इन इटसेल्फ इज not there for getting any practical उसके अंदर गाइडलाइंस की टाइप थ्योरी नहीं है। ठीक है, वो प्रैक्टिकल व्हाट टू डू काइंड ऑफ थिंग्स वो तो अब नहीं होती। ठीक, बिकॉज सिचुएशनल अप्रोच के बाद हमें
ये बात समझ में आ गया कि दे कैन बी सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स व्हिच वुड मेक इट पॉसिबल टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटजीज। तो वो इसलिए एक टू डू लिस्ट अगर एक थ्योरी ऑफर करती भी है तो इन टुडेज वर्ल्ड दैट टू डू लिस्ट इज रियली यूजलेस because it restricts too much. Now the kind of thinking and behavior it needs to be constantly responsive or constantly generating ideas which will bring about changes. ठीक हो गया? तो खैर anyway ये देख लीजिएगा, ये जो है ना वो इसकी, और यहाँ पे इसको देख लें, ये contributions बताता है इसकी research की at internal level and at external level, which means organizational level internally, फिर project level or individual level, inside the organization, outside the organization. ये इसकी जो सारी इसने यहाँ चीजें बताई हुई हैं, not going to be here to explain everything, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आपको बता रहा है। मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, बाकी you're going to read it yourself. I'm not going to go into detail. For example, knowledge जो है वो नॉलेज एक्सप्लोरेशन, इसने किस तरीके से माइंडसेट चेंज किया है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पहली बात तो ये है कि उसने बिल्ड की है इन्वेंटिव कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट मोर इन्वेंशंस, बिकॉज नाउ यू हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। फिर मेक द डिसीजन, ठीक है, इंटरनल यानी प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर knowledge exploration improves decision making. It improves the decision making. And the last thing, which is like individual level, people can't think about कि invention को, उसकी ownership को increase किया है, not invented here attitude जो है इसने change किया है. So these are basically all the, इसका उसने detail में यहाँ पे आपको बताया भी है। एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एग्जांपल भी दी है जो मैं आपके सामने रिपीट नहीं करूंगी। आई वुड रादर डिस्कस अकुवत, खैर एनीवे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाज इसने देख लीजिएगा, उसने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट में कोशिश की। उसके बाद उनकी लाइसेंसिंग किस तरीके से की वो सारा उन्होंने आपको बताया। बेसिकली ये कि मिल के कोई इनोवेशन की और उसके बाद उसके बेनिफिट्स को आपस में डिवाइड कर दिया। बट दैट अगेन आई थिंक इज doesn't look at open innovation in its complete broad scope. ये पुराना एक जो है ना वो एक पुराना एक आर्टिकल है, इसका एक लेटेस्ट वाला भी देख लेते हैं। ओके, एक चेसबर्ग का जरूर देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया था। नहीं, ये चेसबर्ग का है, मैंने गलत इसके ऊपर लिखा हुआ है। चेसबर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं सारे आर्टिकल्स आपको भेजूंगी। हाँ, चेसबर्ग, ये हेनरी चेसबर्ग, ही इज बेसिकली द प्रोपोगेटर ऑफ दिस आइडिया, ठीक है, ये उसका आर्टिकल है। इसमें भी उसने क्लियरली बताया कि जी मैंने तो जब शुरू किया था इन लोग जब शुरू हुआ था तो इसकी एप्लीकेशन जो थी वो सिर्फ R&D में थी। अब इसकी एप्लीकेशन किन किन एरियाज में है? अच्छा जी, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन, शुरू में इसकी एप्लीकेशन थी R&D में, अब इसकी है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इनोवेशन, कैसे उसको ग्लोबलाइज किया जाए। दूसरी चीज इसका इसकी एप्लीकेशन है इन द डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन गो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यूजर पर्सपेक्टिव में भी इसकी एप्लीकेशन है, हाउ द यूजर्स आर बिकमिंग पार्ट ऑफ को-क्रिएटर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। फिर सप्लायर्स के प्रोडक्शन के में भी इसकी है कि सप्लायर्स की अर्ली इंटीग्रेशन और इसकी इनोवेशन परफॉर्मेंस, दैट आल्सो। फिर
commercialization and using it as a revenue stream, use of revenue stream, ठीक है, तो उसमें भी application है. फिर इसकी application है the process perspective. There are 3 core processes in operating innovation, outside in, inside out and coupled. ठीक है, यानी कि कहाँ पे outside in, यानी बाहर कहीं इनोवेशन हुई आपने उसको कैच कर लिया, इनसाइड आउट आपकी इनोवेशन हुई आपने दूसरे के साथ शेयर कर ली, कपल्ड ऐसी आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें को क्रिएट कर रहे हैं इनोवेशन. फिर टूल्स पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या है कि हाउ टू डेवलप द टूल्स फॉर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ताकि जो नॉलेज इतनी बेतहाशा नॉलेज है उसको किस तरीके से इकट्ठा किया जाए टू मेक इट वर्केबल. ये भी ओपन इनोवेशन के कुछ एस्पेक्ट्स इसको देखते हैं. इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव जो मैं बहुत ज़्यादा ये जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा हैं ये भी इसका एक हिस्सा है, ठीक है. सो कंस्ट्रक्टिंग बाउंड्री लेस, आपका सवाल बड़ा अच्छा था, ठीक है ना, ये फ्यूचर रिसर्च के लिए पॉसिबिलिटीज है इसमें, जो कि मैं आपको सबसे ज्यादा बता रही हूँ. इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव ही सबसे ज्यादा मैंने डिस्कस किया, बाकी पर्सपेक्टिव से भी इसकी कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस किया जा सकता है. मैंने इस पे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल, मैं आपको बेसिकली मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ. बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट कैसे बनाई जा सकती है, और ये बहुत ही एमिनेंट सवाल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बाउंड्रीज हैं वो अपने आप को बाउंड्री लेस की तरफ कैसे ले जा सकती है, वो किस हद तक ओपन इनोवेशन को अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है. सो प्रोक्टर एंड गैम्बल फॉर एग्जांपल एज कंपेयर टू अ फिनटेक कांट अडॉप्ट ओपन इनोवेशन टू दैट एक्सटेंट. ठीक हो गया ना. तो नेवरदलेस प्राइवेट कलेक्टिव इनोवेशन मॉडल, ये कोई मॉडल है जो कि ओपन इनोवेशन को कहा जा सकता है, जो प्राइवेट भी है और एट द सेम टाइम कलेक्टिव भी है. और कल्चरल पर्सपेक्टिव जो मैंने आपको कल्चरल पर्सपेक्टिव बताया है ऑफ लुकिंग एट सक्सेस नॉट ओनली एट एन इंडिविजुअल लेवल बट फॉर द सक्सेस ऑफ द इंटायर कल्चर. और कल्चरल माइंडसेट में भी जो कि सक्सेस को डिफाइन नहीं करती इन टर्म्स ऑफ ओनली profitability, but it defines it in terms of their ability to change the world for better, to somehow make a contribution towards the SDGs. बार बार ये वर्ड कहना, बार बार SDGs लिखोगे ना तो नंबर अच्छे मिलेंगे. पहले ही बता देती हूँ, मैं बड़ी SDG काइंड ऑफ पर्सन हूँ. ओके, फॉर मी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अब जो है वो नेक्स्ट जो मैं आपको असाइनमेंट भी होगी, how far will open innovation go and how long will it last. Okay, क्या innovation model जो है how far will it go, ठीक, how much it will be adopted or will we go back. तो याद रखें कि इसके अगेंस्ट एक बैकलैश भी मौजूद है, एक बैकलैश भी मौजूद है जहाँ पे वही वाली बात, वी वांट टू बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड वाला, बी बेटर देन द अदर, अस अगेंस्ट देम, आवर रिसोर्सेज नॉट देयर्स. ये वाली चीज कभी नहीं जा सकती लोगों में से, बिकॉज बिकमिंग सेल्फलेस इज वेरी डिफिकल्ट. सो फ्रॉम पायनियर्स टू मेन स्ट्रीमिंग, ठीक, सो इसमें ओके, फ्रॉम हाई टेक टू लो टेक, ठीक है ना, ये साइज फ्रॉम लार्ज टू SMEs. देखिए ये सारी चीजें जो हैं ये चेंज क्योंकि आ रहा है, और मैंने SMEs का आपको बताया है कि जितनी इनोवेटिव आपकी इकोनॉमी होगी उसमें उतने ज्यादा इनोवेटर्स होंगे. ओके, सो लार्ज साइज इज नॉट नेसेसरीली गोइंग टू शो यू. अच्छी बात है भाई, हमें लार्ज साइज अच्छा है हमारी. ओ बाय द वे, हमारी जो इकोनॉमी को अगर आप देखो तो क्योंकि इतना बड़ा गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है जो विच रिप्रेजेंट अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, तो SMEs तो बहुत ही एक बैकग्राउंड में रहता है ना. प्राइवेट सेक्टर एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर उसका ही बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा नॉट ओनली प्राइवेट बल्कि एंटरप्रेन्योरियल, that kind of thinking will then allow this open innovation mindset to be adopted. ठीक है जी. तो ये सारी उसने एग्जांपल्स दी हैं चेसबर्ग ने खुद. process from stage gate to probe and learn. So you know the way innovation is perceived in itself. ठीक, ये नहीं कि innovation is not something which culminates. आज आपने सोचा और कल उसका solution निकल आया. Many times solutions
ऐसे निकलते हैं इनोवेशन प्रोसेस में, वो चीज निकलती है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होता। ओके, फायदे वो निकलते हैं जिसके बारे में सोचा ही नहीं होता। मसलन फेल हो गए जी, एक काम कर रहे थे बनाने में, फेल हो गए, 99 वेज ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, तो ये भी एक हो सकता है, इस तरह तो नहीं करना। ठीक हो गया। तो इसलिए ये स्टेज प्रोब एंड लर्न, करते जाओ सीखते जाओ, करते जाओ सीखते जाओ। From standalone to alliances, this is quite simple. Universities, from ivory towers to knowledge brokers. Sir जी प्लीज ये कहीं जाके ना ये रट लो, जब वो कहें, क्योंकि सर तो पूछेंगे कि तुमने इतने टाइम गुजार के आया है तो सीखा क्या, ये वर्ड टू वर्ड सीख लेना। सर मैंने सीखा है यूनिवर्सिटीज नीड टू बिकम फ्रॉम आइवरी टावर्स टू नॉलेज ब्रोकर्स। वेरी नाइस। इसका मतलब आइवरी टावर समझते, अकेले बैठ के ऐसी थिंकिंग करता रहना, जैसे कि हमारे वो होते हैं यूजुअली, जैसे हमारे थीसिस होते हैं। लो जी हमने जो है ना वो पब्लिकेशन करा लिया, हमने इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशन करा ली। एक्सक्यूज मी, व्हाट अबाउट इम्पैक्ट? दैट्स इंपॉर्टेंट आल्सो। What you just don't, this is exactly what it means. It's not just about impact factor, it's also about impact. So impact factor and impact. So instead of just being in your ivory tower, going and actually doing something which is useful for the society. मैं तो इसीलिए टीचिंग करती हूँ भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, खैर एनीवे, फ्रॉम एमेच्योर्स टू प्रोफेशनल्स, ठीक हो गया ना। यानी कि आपकी चीज जो है, इट्स नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, इट इज अबाउट लॉयल्टी टू द प्रोफेशन। ये भी इसमें इसका मतलब है। फ्रॉम प्रोडक्ट टू सर्विसेज, यानी अब जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना सारी दुनिया में जो आपका सर्विस सेक्टर है उसका वो सबसे बड़ा सेक्टर बनता जा रहा है दुनिया का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इनोवेशन उसी के अंदर पॉसिबल होती है। एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल भैया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओ। पता है क्या है एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल दे? एग्रीकल्चर दुनिया में जो आपकी एडवांस ममालिक है वो उनकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्टिविटी एट व्हाट कॉस्ट, एंड देन हु इज यूजिंग, आपकी जो आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसे यूज कौन कर रहा है? तो ज्यादा तो सर्विस की जरूरत हुई ना कि जहां चीज बन रही है वहां से उस तरफ जाए जहां उसकी जरूरत है। तो ये तो वैल्यू चेन का वो वाला हिस्सा हो गया, इट हैज नथिंग टू डू विद प्रोडक्शन, इट हैज जस्ट टू डू विद ट्रांसपोर्टेशन एंड ये सारी चीजें, ये तो सर्विस ही होती है ना। ओके, सो अब ज्यादा से इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स, मोर इम्पोर्टेंट इट इज अबाउट creating a value chain and having the idea that provision of service at the best possible value, उसी में तो फिर आपकी ये नए मॉडल्स वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। तो प्रोडक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपने नई प्रोडक्ट नहीं बनानी देखने में आपको बड़ी प्रोडक्ट में, नहीं भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट। मीन्स पहली बात तो ये कि उसमें नई चीज क्या है और आप उसको रिलेट कैसे कर रहे हो विद योर कस्टमर, आप उसको कस्टमाइज कैसे कर रहे हो। अब बताओ, कस्टमाइजेशन का काम सिर्फ प्रोडक्ट का तो नहीं होता, इट्स मोर अबाउट सर्विस। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रोटेक्शन टू ट्रेडेबल गुड। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज जो आपकी अगर एक नई इनोवेशन जो है वो डिस्कवर हो, तो हु इज गोइंग टू बी ओनर ऑफ दैट? तो उससे ज्यादा ये नहीं है कि अब उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको लेवरेज कैसे करें, यानी कि आप उससे फर्दर फायदा खुद भी कैसे हासिल कर रहे हैं और लोगों को भी। ये ओपन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओपन इनोवेशन, एक और टर्म है द ओपन सोर्स, हैव यू हर्ड? ओपन सोर्स और ओपन इनोवेशन बड़ा क्लोज सा आइडिया। ओपन सोर्स, तुम व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना व्हाट्सएप यूज, वो ओपन सोर्स है। ओके, तो ओपन सोर्स के अपने फायदे, अब उसका वो बिजनेस मॉडल कैसे बनाते हैं उनकी मर्जी, ओपन सोर्स को वो बिजनेस मॉडल कैसे, लेकिन चीज ओपन सोर्स है। ओके, तो फ्रॉम दैट हाउ टू मेक ओपन सोर्स इनटू अ बिजनेस मॉडल, दैट इज ओपन इनोवेशन। तो उसमें भी ये सारी इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ऑलराइट, सॉरी, ठीक हो गया। और ये एक लेटेस्ट नहीं, हाँ
इसने जो है ना, जो क्वेश्चन में भी मैं आपसे पूछूंगी, ओके, हाँ, इसने भी जो ये देखो, मैं फीचर्स की जहाँ बात कर रही थी, डिफरेंस बिटवीन, इस आर्टिकल में भी जो है ना, वो उसने इसके काफी सारे फीचर्स बताए, पढ़ लेना, आसान है आपके लिए। ओपन इनोवेशन, इसने इसको कंपेयर किया है बाकी से, एज कंपेयर टू पब्लिक इनोवेशन, एज कंपेयर टू क्लोज्ड इनोवेशन। सो ये थिंकिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लोज्ड इनोवेशन क्या है? रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन वेयर अ प्रोप्राइटरी इनोवेशन इज डेवलप्ड इन हाउस। ओके, सो एक ऐसी इनोवेशन जो कि बड़े लेट्स से इन अ वेरी सीक्रेट मैनर एक ऑर्गेनाइजेशन खुद से बनाए, ठीक है, ये क्लोज्ड है। इनोवेशन आउटकम भी क्लोज्ड है और इनोवेशन प्रोसेस भी क्लोज्ड है। फिर एक आ जाती है आपकी प्राइवेट ओपन इनोवेशन। प्राइवेट ओपन इनोवेशन, द आउटकम इज क्लोज्ड, द आउटकम इज द आउटकम इज क्लोज्ड, ये देखें, क्लोज्ड आउटकम, but the process is open either by using the input of external partners or by externally exploiting an internally developed innovation. So outcome is ये क्या है आपकी प्राइवेट ओपन इनोवेशन, यानी आपने जो है वो इनोवेशन बनाई थी और उसके बाद एट अ चार्ज आप उसको जो है वो एट यू नो आप उसके बारे में अपने कंपेटिटर्स को बता देते हैं, दे कैन परचेज द राइट्स फ्रॉम यू, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट, यू शेयर इट एंड यू नो चार्ज अ प्राइस फॉर इट। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? ये पब्लिक इनोवेशन, दैट विच इज ओपन, आउटकम इसके ओपन है लेकिन वो क्लोज्ड है। ये पब्लिक इनोवेशन जो है, a classic example of public innovation is standard setting where the original innovators do not exclude others to use the innovation in order to reap the benefits of a de facto market standard। यानी कि ये पब्लिक इनोवेशन वो है जो कि इन हाउस डेवलप हुई हो लेकिन उसको आप ओपन कर दें। देखें, मैं आपको बताती हूँ, कई दफा जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डिस्कवरी हुई, बहुत बड़ा इंसानियत का, इट्स अ बिग लीप, हम तो नहीं समझते क्योंकि टेक्निकल लोग नहीं है, लेकिन आप लोगों के जरा माइंड्स तो खोले जाए। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स का जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, खलिए हैं, उसके अंदर जो है वो जीन्स होती हैं, उन जीन्स का पता है सर जी? हाँ जी, जीन्स का तो पता है, ठीक है। तो जीन्स के ऊपर होते हैं छोटे छोटे क्रोमोसोम्स, ये भी पता है। हर क्रोमोसोम की एक जो है ना वो उसकी सब सब एक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, ये जीनोम कहते हैं इसको। every species every species has a particular genome, ठीक है, जो कि which is different from other species। okay, this is what defines you, who you are। जो अगर कोड में लिखना हो ह्यूमन बीइंग, और आपने उसको देखना हो, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखना हो, तो उसे ह्यूमन जीनोम कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस थी, इतनी ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस थी इन फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, तो इसलिए कुछ जगह इसके ऊपर जो रिसर्च हो रही थी, it was very closed research because the companies who were doing this kind of research, obviously it's expensive, they wanted कि जो भी उसके outcomes हो वो सिर्फ उन्हीं को पता हो। पैरेलल चल रहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें के जो कि इस रिसर्च को कर रहे थे फॉर द नॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन द होल। ओके, सो देयर वाज वन पॉइंट इन टाइम जहां फाइनली इन दोनों ने कहा कि ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन फोर्सेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग इट फॉर ह्यूमैनिटी। तो उन्होंने यू नो फॉर द पर्पस, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू सी। आप कहो यार मैंने इतना पैसा इस पे लगाया है, मैं ये इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू नो यार मेरा स्ट्रक्चर है क्या, यू नो। सो सच एन इम्पोर्टेंट
question. So they said, we have developed a particular research. This is the amount we've spent on it. Let's just crowdsource it. How many people will fund us so that we can sell whatever our information is to the people who are doing open source work? Do you understand what I'm trying to tell you? So, इसका कोई मतलब देखो, it's just a business model. I don't want to retain this info. This is a very important piece of information. So let's just crowdsource it, get the funding from somewhere, get the donations from somewhere, then sell it to the people who will then make it available for humanity. So because it is so important for humanity, humanity will pay for it, and they did. Or human, I think exactly मुझे नहीं याद. I think it happened like 2010, 12, not sure. यानी मिलेनियम के बाद ही हुआ था जब ह्यूमन जीनोम डिकोड हो गया. सो इज अ ह्यूज बिग थिंग इन द साइंटिफिक कम्युनिटी. तो इतनी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ी ना, हमें तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी नॉलेज. ठीक है, तो अब नॉलेज को बजाय रिस्ट्रिक्टेड रखने के, और देखो थिंकिंग क्या है, मैं पैसा कमा सकता हूँ अगर मैंने ये नॉलेज जनरेट की और इसके बेसिस के ऊपर मैंने फार्मास्यूटिकल्स बनाए और उससे मैंने पैसा कमाया. ये एक तरीका ना सोचने का. एक तरीका ये है कि the knowledge itself is so worthwhile for human beings that even without having any, दवाई जब तक नहीं भी बनती तब तक भी लोग इसकी फंडिंग को सोर्स करेंगे, क्राउड सोर्स करेंगे, बिकॉज दे वांट टू नो. ओके, सो आप बजाय उसको प्रोडक्ट बनाने के इन इट्स डेवलपमेंटल फेज आप उसके उसके राइट सेल कर देते हो. ये तो एक तरीका हो सकता है. आपकी तो पैसे बल्कि जल्दी पैसे बन जाएंगे. Maybe not as much money as you will get if you had, kept it, लेकिन काफी पैसे बने enough. और इतना कितना अमीर होना है, समझो. ठीक है, ये पब्लिक इनोवेशन है. और ओपन इनोवेशन ये है कि जो शुरू हुई, मतलब ये इन हाउस बनती है और उसके बाद इसको ओपन कर दिया जाए, ये पब्लिक इनोवेशन है. उसके आउटकम्स जो हैं वो नोन होते हैं. और फिर लास्ट वो है ओपन इनोवेशन, वो है जिसका के प्रोसेस भी ओपन है और जिसका के आउटकम्स भी ओपन है, प्रोसेस भी ओपन है. whoever wants to can become part. यानी जैसे जैसे वो कोई चीज अपनी रिसर्च करते जाते हैं, उसको उसी तरीके से ओपन अप करते जाते हैं कि जी ये एरिया है, इस पे हम ये रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे. वी इनवाइट, कम, हैक विद अस, प्ले विद अस, बाउंस आइडियाज ऑफ अस, बिकम पार्ट ऑफ आवर ग्रुप. ओके, बिकॉज उसकी फंडिंग, क्वेश्चन ये आ जाता है ना, फंडिंग कहाँ से आएगी आपके लिए, सब चीजों की फंडिंग कहाँ से आएगी. फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, फंडिंग मिल जाती है. दैट्स द होल थिंग. इसी तरह तो दुनिया बदली है. चले मैं इसको आगे जाती हूँ. इसके एंड में इसने ये कहा, और इसी कमेंट के ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है. My prediction is that we shall not be surprised to learn that within a decade the term will fade away. Which term? Open innovation. वो कहता है कि ये ऑथर कहता है, who is doing, मेरा ख्याल में, कि ये तो टर्म खत्म हो जाएगी. Not because it's going to be irrelevant, but because, not because the concept has lost its usefulness, but on the contrary because it has become fully integrated in innovation management practice. You will not call it as open innovation anymore. You will call it as simply innovation, because that will be the mode of innovation which is open. ये इसका ख्याल था 2011 में हुइजिंग. ये जो नाम है हुइजिंग, यू कैन डिस्कस दिस आइडिया. ऐसा है नहीं, क्योंकि इसकी जो यानी कि जो आपकी क्लोज्ड इनोवेशन है, वो मॉडल भी अभी भी कुछ जगह पे इम्पोर्टेंट है. इट्स वेरी डिफिकल्ट for any organization which has boundaries to conceive itself as a boundaryless organization. That is why the difference between closed and open innovation persist even today. So इसकी जो ये prediction थी, I think it's proved wrong, लेकिन आप इसको evaluate करेंगे, आपका इम्तिहान होगा. और आखिरी चीज मैं आपको दिखा दूं जी, आप मैडम एक्चुअली हुआ क्या फ्यूचर में, ये भी तो सवाल पूछने वाला है ना. नहीं, मैं ये नहीं बता रही, ये भी पढ़ लेना, ये इसकी बाकी डिटेल्स उसके ऊपर. यानी ओके, let me show you the last article.
इसको नीचे करना है। हाँ, हाँ, ये 2018 का आर्टिकल है, ताकि आपको पता चले अब क्या हुआ। फिर चेसबर्ग वगैरह का सारा 2010 के आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट आर्टिकल है, देखें इसके अंदर भी इन्होंने इस फ्रेमवर्क को यूज किया हुआ है, और इसकी बिगिनिंग बड़ी अच्छी है इस आर्टिकल की। द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जरा पढ़ेंगे। पहला इसका बहुत इंटरेस्टिंग ओपन है, और वो इसलिए क्योंकि मैं आपको कंडीशंस बार बार कहती हूँ ना कि क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ओपन इनोवेशन अभी भी इतना इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये इतना लोगों को, हालांकि ये कोई सॉल्यूशंस नहीं देता, लेकिन फिर भी एज अ थिंकिंग पैटर्न फ्रेमवर्क इट हैज इट्स वर्थ। व्हाई? बिकॉज the increasing complexity of products and services, shorter life cycles, yani the products, if they don't innovate, will simply be vanish. ठीक है, shorter life cycle and rapidly changing market demands requires new or different capabilities and management practices to successfully develop innovations and sustain a company's competitive advantage. Okay, ये सारी चीजें हैं, देखिए, rapidly changing market demands or different capabilities and management practices to successfully develop innovation and sustain a company's competitive advantage. The capabilities include what is called organizational intelligence, enabling the company to learn from and about its environment. ठीक, ये तो चीजें 2001 में का है ना। The important role of the search for and integration of external knowledge in a corporate's innovation success has been widely acknowledged, क्योंकि innovation के ऊपर इतना ज़्यादा emphasis है। ठीक, amongst others have provided overviews. Some authors consider the concept of open innovation very promising, the others raise criticism. अब फिर इसने criticisms भी इसके अंदर बताई हैं। Lack of clarification, for example, is a criticism regarding the parties primarily involved in such a process. Collaboration partners' influence on the company's innovation performance. Potential disadvantages of open innovation includes loss of control. ये बात याद रखें, ये लॉस ऑफ कंट्रोल वाला इशू है, because you can't then claim it as your own. You can't say this is a product I have developed, I'm going to sell it, rights मेरे पास होने चाहिए, फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते। और ये जो कंट्रोल, the need to control everything, it is still a dominating idea which is so much instilled in the decision making of management till today. Even हम एक generally अच्छे मैनेजर किसको कहते हैं, उसे कंट्रोल किया हुआ है। To think in terms of not just control, but to think in terms of a manager who can जो कि ना एक्सप्लॉइट हो रहा है ना कर रहा है, बल्कि एक नई कल्चर को बिल्डअप कर रहा है, उसको थिंक करना बहुत मुश्किल है। अभी तक a controlling individual is seen as a powerful individual. So वो ही मसला है, that need for control, increased managerial and organizational complexity, and consequently increased cost. Despite the existence of various forms of open innovation approaches, we know very little about how companies actually collaborate with external collaborators. In this, in particular, this applies to the context of sustainability innovations. Having said that, despite all these, इसने इसको apply किया है on economic and as well as sustainability, environmental. Sustainability से मतलब है environmental पे apply किया है, और उसने उसके ऊपर information इकट्ठी की है। Economic performance and environmental, that is sustainability performance पे इसने apply किया है। So in itself ये model आपको show कर रहा है कि ये article आपको show कर रहा है कि open innovation का जो framework है, उसको आने वाले researchers इकोनॉमिक और
और सस्टेनेबल जो आपकी परफॉर्मेंस है और फर्म परफॉर्मेंस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस फ्रेमवर्क को यूज करें. इट शोज यू दैट इट्स अ यूजफुल फ्रेमवर्क. यू अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से. ये आर्टिकल पर से ओपन, ये आपको ओपन इनोवेशन के बारे में बताता है, लेकिन इसने ये फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है टू देन डिसाइड अबाउट अ फर्म्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड अ फर्म्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस यूजिंग दिस बेसिस. So what it means is that it's still useful. Having said that, क्योंकि उसकी lack of control उसका एक of one of the issues है with this model. So therefore, to say कि closed innovation is now over, like Hu Singh ये suggest कर रहा है कि closed innovation and other types of innovation will, in 2010 he said, in another 10 years closed innovation होगी नहीं. ऐसा नहीं है. Closed innovation होती है, पब्लिक इनोवेशन होती है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ इनोवेशन भी होती हैं. ओपन इनोवेशन और ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं. इसलिए ओपन इनोवेशन की जो टर्मिनोलॉजी है और जो उसका फ्रेमवर्क है और जो उसकी कैपेसिटीज हैं, इट इज वेरी रेलेवेंट फ्रॉम टुडे, because as against open innovation, other forms of innovation are also existing, they are coexisting and they are coming along. And for today's time and age, हमें बार बार justify करना होगा why open innovation is more important than other forms. So that is why a healthy debate in this area is continuing, which goes to show you, as long as there is antithesis, a theory is alive, unless it becomes a synthesis at some part, which it has not as yet. अभी हम उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे कि वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग उसकी अडॉप्शन इतनी ज्यादा हो, और सो देयरफॉर इसके अंदर अभी फर्दर डेवलपमेंट्स की कैपेसिटी है. It is very suitable for today's time and age, but its adoption is very problematic for, from practical point of view, it is very difficult to understand it. And therefore, there is a struggle or a conflict of ideas even within the application of open innovation in itself. So it is part of an evolving paradigm. Remember that. It is part of an evolving paradigm. इसके क्वेश्चन मैं आपको इसके बाद दूंगी. So I'm going to end this now. हाँ, फाइनल एग्जाम अगले हफ्ते, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, हाँ जी, लेट्स सी. ये जो हम फर्स्ट 4 असाइनमेंट्स तो हमने की थी बिफोर द मिड टर्म, ठीक हो गया. 5, 6, 7, 8 और आज मैं दूंगी 9. 5, 6, 7, 8 और 9, यही आपका सिलेबस है, ठीक है. अब आपने कोशिश ये करनी है कि मैंने आपको जो बता दिया है कि मैं इस कोर्स में क्या चाह रही हूँ कि आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो, आपकी नॉलेज भी हो, आपकी रीडिंग भी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, और आपकी कैपेसिटी टू give it your own spin and give it a solid argument वो भी होनी चाहिए. So from the 5th to the 9th, I think 5th में हमने क्या किया था? 5th में हमने पढ़ा था about systems approach. 6th में हमने देखा था about the leadership. 7th में हमने देखा था about so systems, हाँ नहीं, human relations नहीं, contingency. 7th was contingency, 8th was RBV, and 9th today is open innovation. ये है आपका थी. 3 questions होंगे essay type, जैसे questions आपको यहाँ पे मिलते हैं. So I would like उसके अंदर आप मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि आप salient features भी उसके लिखेंगे, आप उसकी contributions, उसकी limitations या against criticisms, और उस किसी भी अप्रोच की जो फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर थ्योरी वो भी आपको आता होगा. जब भी आपने करना है तो आप जब तैयारी करने लगे तो अप्रोच देखें, उसके सेलिएंट फीचर्स, उसके हाँ उसका कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट कि वो उसमें फ्रेमवर्क में किधर आता है. So when you're doing your final exam preparation, look at the context, then from the context go to the salient features,
वो दोनों चीज़ें उसमें सिमिलैरिटीज़ भी नज़र आएंगी, सेलिएंट फीचर्स। फिर सेलिएंट फीचर्स के बाद उसकी कंट्रीब्यूशंस, फिर कंट्रीब्यूशंस के साथ साथ उसकी क्रिटिसिजम्स, और क्रिटिसिजम्स के बाद एक अप्रोच की फ्यूचर ऑफ दैट अप्रोच, हाउ इट विल बिकम स्टे रेलिवेंट इन टुडेज टाइम एंड एज। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ इफ यू नो दैट, देन जो भी सवाल आपके पास आएगा वो आप कर सकेंगे। ठीक हो गया? तो ये सारी चीज़ें अपने पास लिख के और इसको ज़रा अच्छी तरह मेमोराइज कर लीजिएगा। 3 सवाल आएंगे। ओके, ये आई एम नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट, इट्स 5 थिंग, और मैंने आपको कुछ उसके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ टू बी एबल फॉर यू टू डू दैट। सो इफ यू डन योर असाइनमेंट्स रियली वेल, तो उसी में से चीज़ें आपकी आ जाएंगी। लेकिन यस, उनको आपने अच्छी तरह जो है वो आपको उन पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खुद ही बात कर लेना। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस नाउ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।